गौरव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, बरेली में हिंदुओं का हाल है बेहाल। हम देखते हैं दंगे होते हैं, तौकीर रजा के गुंडे हिंदुओं पर पत्थरबाजी करते हैं, प्रशासन पर पत्थरबाजी करते हैं, वो तस्वीरें भी हम देखते हैं। और साथ में अब एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जा रहा था। आपने कन्वर्जन को लेकर कानून भी आपकी सरकार ने बनाया, अवैध धर्मांतरणों को लेकर, उसके बावजूद असर धरातल पर दिख नहीं रहा है। सर, चिंता का विषय है, दोहरी मार बरेली का हिंदू झेल रहा है। सवाल सीधा आपसे है, क्यों? आशीष जी, देखिए, हमारी सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 लागू किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह के साइलेंट जो वायरस हैं, जो प्रलोभन दे करके, धोखा दे करके, लालच दे करके, स्वास्थ्य का बहाना, शादी का बहाना या कैश प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराते थे, इस तरह के कई गिरोह पकड़े भी गए। आपने देखा लखनऊ में किस तरह से ज्योति नगर में वो मलखान नाम का वो आदमी पकड़ा गया जिसने हजारों लोगों को धर्मांतरण कराया था धोखे से, आज वो जेल के अंदर है। इस तरह के संगठन, इस तरह के अंडरग्राउंड काम करने वाले जो लोग हैं, वो आमतौर पर पहले कभी पकड़े नहीं गए और इनका नेटवर्क, इनका जाल अंदर अंदर इतना गहरा हो गया जिसको निकाल पाना एक समय सीमा के अंदर कठिन हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने लगातार इस पर आक्रमण किया है। आप जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए तो उड़ीसा के अंदर लक्ष्मणानंद, स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या की गई थी और वो ईसाइयों के द्वारा हत्या की गई थी और जो 7 लोग उसमें दोषी करार दिए गए थे, उन सब के नाम सनातनी हिंदू थे जिनको सजा हुई। वो सारे सनातनी हिंदू नाम थे जो कुछ वर्ष पहले ही ईसाई बने थे और उन्होंने दुर्दांत तरीके से किस तरह से AK-47 से स्वामी जी की हत्या की, जो देश के एक मूर्धन्य विद्वान भी थे। गौरव जी देखिए, हम सरकार के प्रयासों से इनकार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर अवैध धर्मांतरण का कानून आप लोग लेकर आए, लेकिन जो चीजें खुले में हो रही थी वही अब बंद कमरों में होने लगी है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। निवेश, लेकिन ये तौकीर रजा अपने गुंडों से हमले करवाता है और बरेली में ही ये ईसाई जो कम्युनिटीज हैं, जो अपना नाम सुमित, अमित, गौरव रखते हैं, और ये होते हैं सारे के सारे क्रिश्चियन, और ये बाकी हिंदुओं को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। इस दोहरी मार से हिंदुओं को कैसे बचाया जाए और बरेली ही टारगेट पर क्यों है? क्योंकि बरेली में ये डबल हम देख रहे हैं अटैक, एक तरफ से वो पत्थरबाजी, दूसरी तरफ से अवैध धर्मांतरण जो कि बंद कमरों में हो रहा है। इससे निपटने का क्या कोई प्लान है या कोई योजना है? प्लीज बताइए। मैं स्पष्ट कर दूंगा इस विषय को भी। जिस तरह से उड़ीसा का मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद कुछ ईसाइयों के ऊपर ईसाई मिशनरियों ने ही पथराव कराए और उसको मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंचा दिया। आज बरेली में जो घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं उसका रिजेम्बलेंस देखा जा सकता है। किस तरह से तौकीर रजा एक जिहादी उन्माद को पैदा करना चाहता था बरेली के अंदर और सरकार ने उसको बखूबी, हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ के साथ उसको दबाया। वहीं अब इस तरह का खेल पैदा करके कहीं ना कहीं सामाजिक सहिष्णुता को दाग पहुंचाने का, उसको समरसता को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो या इसकी तस्वीर को खराब तरीके से प्रस्तुत किया जा सके मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं इसके पीछे का ये खेल है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो किसी भी दबाव में नहीं आएगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। सर, दबाव में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर मैं गौरव मिश्रा जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मैसेज उनसे बातचीत करूंगा। तो बरेली में ये साइलेंट जिहाद जो है वो दिखाई दिया है। ये कन्वर्जन माफिया बच्चों से लेकर महिलाओं तक, हिंदू समाज की बच्चे, हिंदू समाज की महिलाएं, इनका ब्रेन वॉश करके इनको ईसाई बनने के लिए जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। इनको एक्सपोज किया गया, इनके वीडियो सामने आए हैं, उस पर आज हम बात कर रहे हैं, इस बेहद संवेदनशील विषय पर। महंत योगी सरोजनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद वहां पर गए थे एक्सपोज करने के लिए। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, और अनूप सिंह रायजादा हमारे संवाददाता भी बरेली से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, मेरा वही सवाल आपसे रहेगा, मैं चाहूंगा आपका जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा इस पर। है भारत का हिंदू समाज इस दंश से आज से नहीं, बल्कि आप अगर तुलसीदास जी जब जन्म लेते हैं 1511 में, उस समय भी ये समाज इसी तरह की आतताइयों से गुजर रहा था, इस तरह के अपराधों से गुजर रहा था। लेकिन उस समय भगवान राम को आस्था के साथ जोड़ करके जिस तरह से पुनर्जीवित किया तुलसीदास जी ने और बजरंगबली को जीवित किया, इस देश की आस्था ने अपने आप को जीवित रखा, जीवंत रखा, और ये समाज आज भी अनवरत उसी तरह से चल रहा है। लेकिन आज तो साक्षात भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है
जो उनके ध्वज को बाकायदे पूरे विश्व स्तर पर सम्मान दे रही है। और आज कोई अगर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में अगर इस तरह का कुत्सित खतरनाक खेल खेलने का प्रयास करेगा, धर्मांतरण का गंदा खेल खेलेगा, तो उसको कानून के डंडे से गुजरना मुझे गौरव जी बस आप मेरा सीधा सवाल आपसे है सर कि अगला ठोस कदम क्या होना चाहिए? मैं बयान नहीं सुनना चाहता, मैं एक्शन की बात आपसे करना चाहता हूं सर। मुझे बताइए कि अगला एक्शन क्या होना चाहिए सरकार का, क्योंकि ये साइलेंट जिहाद हो रहा है, ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इससे किस प्रकार से निपटेंगे बताइए। अब ये हिंदू संत जो हमारे साथ मौजूद है, महंत योगी जी, जो वहां पर गए थे, वो कह रहे हैं कि अनाज के नाम पर भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अनाज तो आपकी सरकार बांट ही रही है, दिक्कत कहां आ रही है? आशीष जी, इस तरह के मक्कारी भरे प्रयास चलते रहेंगे समाज में, लेकिन एक ऐसी सरकार है जो कानून को कड़ाई से पालन कराना जानती है और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। और इस तरह के जो अपराधी हैं उनकी पूरी फेहरिस्त निकल जाएगी और उनके साथ जो सुलूक होना चाहिए वैसा ही सुलूक होगा। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं कि इसी सरकार ने इस कानून को 2021 में लागू किया और आवश्यकता पड़ी तो इस कानून में और भी कड़े प्रावधान जोड़ने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार उसके लिए भी तैयार रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इस तरह का खेल खेलने वालों को दंड तक पहुंचाना, सजा तक पहुंचाना, निश्चित रूप से आप देखिएगा इस सरकार में वो संभव है। नहीं, जो लोग धर्म बदल रहे थे वो गरीब मजदूर तबके के लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसा आखिर क्यों इतने आसानी से वो करने में कामयाब हो जाते हैं? क्या इस दिशा में सरकार का प्रयास नहीं होना चाहिए कि उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, जो इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन मिशनरीज के? आशीष जी, FCRA का कानून कड़ा करने के बाद तमाम इस तरह के एनजीओ जो पैसे बाहर से आते थे और धर्मांतरण में प्रयोग होते थे, हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा लिया, तमाम के शटर बंद हो गए, दुकान बंद करके वापस चले गए। ये सरकार पूरी तरह से कीन है, पूरी तरह से संवेदनशील है इस तरह के हरकतों को रोकने के लिए। लेकिन जब सिविल सोसाइटी, समाज भी जब जागरूक हो जाता है, और जैसे पूज्य महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब इस तरह के संत स्वयं योद्धा बन करके समाज में लड़ते हैं ना, तो निश्चित रूप से एक साझेदारी सरकार की, प्रशासन की और सिविल सोसाइटी की एकजुट जब होती है तो निश्चित रूप से सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है और उसी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है पूरी तरह से इस तरह की समस्याओं को, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज बढ़ रहा है। ठीक है। अब गौरव मिश्रा जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, क्या ये सब प्रकार की चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकती हैं? अगर हाँ, तो इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं? क्या इस धर्मांतरण को लेकर कोई लंबी रणनीति सरकार की है या नहीं है? क्योंकि तो डाल डाल में पात पात वाला हिसाब नजर आ रहा है। आप कानून लेकर आते हैं, वो खुले में बंद करके बंद कमरों में जो है वो कन्वर्जन शुरू कर देते हैं। गौरव मिश्रा जी। आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और इस प्रश्न के जो नेपथ्य में अगर हम जाएंगे तो इसके तार विदेशों तक से जुड़ेंगे। और आपने देखा कि इस तरह से बांग्लादेश में रिजिम चेंज हुआ या फिर नेपाल में हुआ या फिर श्रीलंका में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसकी जो लीनियज है वो बहुत ऊपर तक जाती है और विदेशों में बैठे जो आका हैं, जो लोकतांत्रिक देशों में अपने हिसाब से कठपुतली सरकार चलाना चाहते हैं, वो इस तरह के सिविल सोसाइटीज को जन्म देते हैं और बाकायदे एनजीओ के माध्यम से इस तरह के कुत्सित खेल खेलते हैं। जैसे वर्ल्ड विजन नाम की संस्था जिसको चलाता था, जिसका एक प्रमुख व्यक्ति था राधाकांत नायक, जो सांसद हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, और वो 1962 बैच का IAS अधिकारी भी था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों को ही प्रलोभन में लिया जाता है, बल्कि पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग भी इस तरह के प्रभाव में, इस तरह के प्रलोभन में आते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं, चाहे वो विचारधारा से प्रेरित हो या फिर पैसे और लोभ और लालच से प्रेरित हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय पहले क्या स्थिति थी कि सरकारों का वरदहस्त हुआ करता था ऐसे खतरनाक खेलने वाले संस्थाओं के साथ। लेकिन आज केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्र के मूल चेतना के प्रति, राष्ट्र के संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति कटिबद्ध है, उसके संरक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए। और उससे संबंधित अगर कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्य करता है तो उसको सजा के अंजाम तक गुजरना पड़ेगा। और ये डरने वाली सरकार नहीं है, चाहे वो विदेश में बैठा हुआ कोई आका हो, चाहे देश के अंदर कोई खतरनाक खेल खेलने का प्रयास कर रहा हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने से रंच मात्र भी ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। यही वजह है कि आप देखिए इस तरह के लोगों का पर्दाफाश हो रहा है और पूज्य संत इस पैनल में भी बैठे हैं। ऐसे लोग जमीन पर उतर के कार्य कर रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं। अन्यथा उस समय आप देखिए 2008 में लक्ष्मणानंद जी की
बेरहमी से 25 लोगों ने AK-47 से हत्या कर दी, वो भी जन्माष्टमी के रात को हत्या कर दी, त्योहारों पर हत्या कर दी। इसी त्योहार पर दीपावली के अवसर पर हमारे शंकराचार्य जी को जेल में बंद कर दिया गया। ये किस तरह का खेल इस देश में खेला जा रहा था, आज अब वो नहीं हो सकता इस देश में। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि देश का हिंदू समाज, देश का मूल जो राष्ट्रीय समाज है, जो इस देश की संस्कृति में अपनी आस्था रखता है, वो इस तरह की चीजों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के अंदर चेतना एक आ चुकी है और सरकार उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। आपको लगता है क्या, ऐसा आपको गौरव जी ऐसा लगता है क्या हिंदू समाज के संरक्षण के लिए सरकार को उनके शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन इत्यादि चलाने की भी आवश्यकता है? क्योंकि मैं देखता हूं कि गरीब तबका जो है वो बड़े आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है इन मिशनरीज के चक्कर में फंसकर। देखिए, ये एक ऐसी सरकार है जो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया पर आधारित है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जाति जात में और धर्म पंथ में भेद नहीं करती। इसीलिए हमारी फ्लैगशिप योजनाएं सर्वाधिक अगर लाभ पहुंचाई हैं तो उन्हीं लोगों को पहुंचाई हैं जिन लोगों का नाम इस तरह की चीजों में आता है, चाहे वो बरेली की पत्थरबाजी की घटना हो और या फिर इस तरह के धर्मांतरण की घटना हो। आप देखिएगा तो करीब 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसका सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला है तो अल्पसंख्यक समाज को मिला है। तो मुझे लगता है कि पूर्व की सरकारों ने इन्हें वोट बैंक बना करके सिर्फ रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे एक ऐसी चेतना जरूर जागृत होगी, लोगों को समझ में आएगा कि ये सरकार उनके मर्म को छू रही है और उनके गुर्बत से उनको बाहर निकालने का काम कर रही है। लेकिन इस तरह का गंदा खेल खेलने वाले भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और बाज नहीं आएंगे तो उनके लिए वही डंडा इंतजार कर रहा है कानून का। इसलिए वो उनसे मिलेगा जरूर, इसके लिए वो आश्वस्त रहे, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक है। इसीलिए इन सरकारों को लगातार रिपीट कर रही है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है 12वें नंबर से हमारे समाज के बीच। गौरव जी, हमारे समाज के बीच, हमारे मोहल्ले, हमारे कॉलोनी में रहने वाले सुमित विलियम, अमित विलियम, इन लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, इन खतरों से कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि ये फ्रंट लाइन है, इनको पकड़ना बड़ा जरूरी है। ये नाम बाहर हिंदुओं का रखते हैं और ये अंदर से ईसाई बन चुके होते हैं। इनके पिता का नाम प्रॉपर ईसाइयों वाला, लेकिन ये कन्वर्जन के लिए ही तो शायद अपना नाम चेंज नहीं कर रहे हैं। इनका नाम आज भी गौरव है, इनका नाम आशीष, इनका नाम अमित है, सुमित है, सत्यपाल है। इन प्रकार के ब्लैक शीप को कैसे पहचाना जाएगा वो बताइए। इसके लिए क्या कोई खास रणनीति बनाई जाने की आवश्यकता है? आपकी सरकार का इस दिशा में भी प्रयास करेगी? माइक्रो लेवल पे काम करने वाली बात है और ये तभी संभव हो सकता है। देखिए, पुलिस या प्रशासन 25 करोड़ की आबादी के साथ 25 करोड़ पुलिस नहीं लगाई जा सकती हर चीज को, हर गतिविधि को पकड़ने के लिए। लेकिन जब सिविल सोसाइटी, जब हमारा समाज जागृत हो जाता है और उसके मन में यह चेतना आ जाती है कि मुझे अपनी सुरक्षा और संरक्षण दोनों करना है, तो निश्चित रूप से इस तरह का कोई गौरव या कोई आशीष या कोई भी अन्य नाम का व्यक्ति, हिंदू नाम का, सनातनी नाम रखा हुआ व्यक्ति इस तरह का गंदा खेल अगर खेलता है तो उसको प्रतिकार झेलना पड़ेगा और वो उजागर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उजागर नहीं हो रहे हैं, इस तरह के लोगों का पटाक्षेप हो रहा है और वो उजागर हो रहे हैं। बस अंतर इतना है, तब तक वो काफी कुछ नुकसान कर चुके रहते हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई पीढ़ी, नई जनरेशन और आज का समाज जागरूक है, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, मतलब समाज की इसमें जो है, समाज का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को खुद भी देखना होगा, आप लोगों को खुद भी देखना होगा। गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात बड़ी आवश्यक है यहाँ पर। उस दिशा में क्या प्रयास सरकार कर रही है? क्योंकि जो अनाज के नाम पर इतने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए, कैसे बचाया जाए, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार उन दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो चीजें हम देख रहे हैं, इतने प्रयासों के बावजूद वो क्यों हो रही हैं, वो समस्या पर है सर। गौरव मिश्रा जी। आशीष जी, ये बात सही है, समय समय पर इस तरह के लोग एक्टिव होते रहेंगे और नए नए तरीके अख्तियार करते रहेंगे। क्योंकि ये छुपे हुए वायरस हैं, इनको ना कानून से कोई लेना देना है, ना समाज के नैतिकता से कुछ लेना देना है। इनको तो उस तरह के रास्तों का अख्तियार करना है जिनसे इनकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि गलत तो गलत ही होता है, वो उजागर उसको होना ही है। और समाज कितना भी चैतन्य हो जाए, कितना भी सजग हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग प्रभावी होते हैं। क्योंकि प्रभावी नहीं रहते तो जयचंद क्यों पैदा होता, प्रभावी नहीं होते तो अंबिक कुमार क्यों पैदा होता, जिसने पूरे भारत पर आक्रमण करवा दिया।
तो इस तरह के लोग हर समाज में हैं और आते भी रहेंगे, और मैंने पहले में भी उदाहरण दिया। लेकिन आपको बता दें, जब एक सजग सरकार और प्रशासन जब रहता है तो पुलिस प्रशासन, मैं तो कह रहा हूं ये आज इस प्रकार से प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे गौरव जी, तो इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले के समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार के मामले सामने ही नहीं आ पाते थे, क्योंकि फिर चाहे वो बजरंग दल हो या जिस प्रकार के संगठन है जो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, इनको प्रशासन की तरफ से सहयोग तक नहीं मिलता होगा, ये सिचुएशन रही होगी। आशीष जी, मैं उसका जीवंत उदाहरण हूं। मुझे कांग्रेस सरकार में उठा के ले जाके बंद कर दिया गया मुंबई, और राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ जुड़े रहने के कारण हिंदू आतंकवाद में बंद कर दिया गया, जिससे कोई लेना देना नहीं था मेरा। बताइए। और ऐसे ना जाने कितने लोगों को बंद किया गया, लगभग 1200 से अधिक लोगों को उठा लिया गया देश भर में। तो उस समय की जो सरकारें थी किस तरह से दमन करती थी, आप बताइए। हिंदू आतंकवाद का ड्रामा किसने रचा था? आप ये बताइए, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है? जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामचरितमानस को जलाता है, जब डेंगू और मलेरिया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए इस तरह के लोगों को हवा देने का भी काम विपक्षी पार्टियां करती हैं। जब स्टालिन दक्षिण में करता है और समाजवादी पार्टी उत्तर में करती है, तो एक इकोसिस्टम इनका पहले से बना हुआ है, और बहुत सशक्त इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं है, बहुत ताकतवर इकोसिस्टम था जिसके तार विदेशों तक से जुड़े हुए थे, और उनको कमजोर करना, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शासन, प्रशासन और समाज के लिए और तमाम संगठनों के लिए। लेकिन आज सबके सहयोग से ये चीजें हम देख पा रहे हैं। आज फिर चीजें पुनर्जीवित हो रही हैं, और मुझे लगता है कि एक लंबे समय की प्रक्रिया के दौरान में हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और हम विजय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन रिएक्शन के लिए नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, वो एक्शन के लिए होता है। और ये सारी चीजें कानून के अनुरूप हो रही हैं, उसी के अनुसार आधार पर हो रही हैं। और बरेली को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपने कहा, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। बरेली में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से पुलिस के ऊपर उपद्रवियों, जिहादियों ने आक्रमण किया, और पुलिस ने क्या उनका इलाज किया, उनका पूरा हिस्सा पीछे का सपाट कर दिया पुलिस ने। ये पूरी दुनिया ने देखा। और वहीं पर अब इस तरह का खेल ईसाई मिशनरी के नाम पर, कोचिंग के नाम पर चलाना, और फिर उसके लिए सहानुभूति इकट्ठा करना कि वहां पर तो ईसाई भी पीड़ित है और मुस्लिम भी पीड़ित है, और इस तरीके से डिजाइन करना दुनिया में मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करना, शासन और प्रशासन की छवि को खराब करना, ये एक खेल संभव है, खेला जा रहा है बरेली को लेकर के। लेकिन अब भारत या उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मनोबल इतना कमजोर नहीं है कि उसको झुकाया जा सके कि मात्र 24 घंटे के अंदर में तौकीर रजा के सामने जिस तरह से नसीमुद्दीन जा करके नाक रगड़ दिया, उसको छोड़ना पड़ा। अब वो स्थिति नहीं है। अब ये एक ऐसी सरकार है, डिसाइसिव निर्णय लेना जानती है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून अपना काम करके दिखा देगा। आशीष जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इस तरह के खेल की गुंजाइश उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में नहीं चल सकेगी। अगर कहीं से भी उजागर हुआ तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, मान जी आपका भी बहुत शुक्रिया।